नमस्कार दोस्तों, आज मैं 2024 में जो जनरल इलेक्शन होने जा रहा है उस पे बहुत तरह तरह की भविष्यवाणियाँ की जा रही है कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सीट कम होगी, किस राज्य में किस पार्टी की अच्छा प्रदर्शन होगा। उसी संदर्भ में मैं भी अपना अनुमान व्यक्त कर रहा हूँ, विचार व्यक्त कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस को अगर मजबूती के साथ अगर सत्ता में आना है तो उनको सबसे पहले तो पिछला प्रधानमंत्री घोषित करें। जो भी कांग्रेस के जो लीडर हैं, इससे क्या हुआ कि जो पिछड़ा कम्युनिटी का, चाहे वो दलित हो चाहे ओबीसी हो, अगर उनको ही अगर पिछड़ा वर्ग से प्रधानमंत्री घोषित करते हैं, ये सारे जो देश के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी है वो गोलबंद होंगे। जैसे मान लिया जाए कि बीजेपी बहुत दिनों से सत्ता में नहीं थी, जब उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उनको प्रधानमंत्री घोषित किया तो ये दूसरी बार सत्ता में आए। उसी तरह से अगर ये घोषणा करते हैं पिछले प्रधानमंत्री को, तो इनको भी पूर्ण बहुमत की सरकार आने की संभावना है और मुझे लग रहा है कि 20-25 साल से ज़्यादा तक ही शासन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो अभी जो देश में जो चल रहा है कि किस राज्य में किसकी सीटें कमेगी, तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ। मैं पहले पश्चिम बंगाल से चलता हूँ। अगर पश्चिम बंगाल में अगर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में गठबंधन हो जाए तो कम से कम ये दोनों पार्टियां मिलाकर मेरे समझ से कम भी तो 25 से 35 सीट तक जीत सकती है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि लेफ्ट को छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट के कारण कांग्रेस को बहुत डैमेज हुआ है, देश को भी डैमेज हुआ है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब से लगभग गठबंधन की सरकार बनी, शिक्षा संस्थाओं पर इस पार्टी के कब्जा रही और उस शिक्षा संस्थान में क्या हाल हुआ किसी से छिपा हुआ नहीं है। दूसरी चीज़, अगर मान लिया जाए कि मैं मध्य प्रदेश में आता हूँ, अगर मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होने की संभावना है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कांग्रेस 15 से 20 सीट जीत सकती है। राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बढ़त रहेगी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी दल को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आने की संभावना है। उसका कारण है कि अभी एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई है, क्योंकि अभी जो अजीत पवार को, जो बीजेपी की जो सरकार, जो एकनाथ शिंदे की सरकार जो बनी है, उसमें एकनाथ शिंदे को भी लग रहा है कि मेरा मुख्यमंत्री का पद चला ना जाए। तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन आते आते हो सकता है कि जो एकनाथ शिंदे समर्थक विधायक हैं या अजीत पवार समर्थित विधायक हैं, वो सब वापस फिर अपनी अपनी मूल पार्टी में आ जाएंगे। तो ऐसे भी मान लिए नहीं लोग आते हैं, तो फिर भी वहाँ विकास आघाड़ी पार्टी का ज़्यादा वोट वहाँ पे महाराष्ट्र में है। खासकर जो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे शिवसेना और शरद पवार का जो एनसीपी जो पार्टी है, उनकी आने की ज़्यादा संभावना है। बिहार में भी संभावना बढ़ रही है कि कांग्रेस अलायंस की वोट बढ़ेगी, सीटें भी बढ़ेगी। और ख़ास करके जो अभी बीपीएससी के तहत जो शिक्षक का जो नई नियुक्तियों की बात की गई है कंपटीशन से, उसमें भी इनको मजबूती मिलने की संभावना है। उसका कारण है कि आप इतिहास उठा के देख ले, विश्व में एक समय था कि बिहार को शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, और ये जब से शिक्षा मित्र को नियुक्ति नहीं की जा रही थी उसके पहले तक भी था। क्योंकि जब शिक्षा मित्र की नियुक्ति होने लगी तो सब वहाँ पे डिग्री धारक या डिग्री बेची गई, और ऐसे ऐसे टीचर आ गए हैं कि जो ठीक से दूसरे या तीसरे क्लास के या तक कि इंग्लिश की किताब भी नहीं पढ़ सकते। जब वो पढ़ नहीं सकते तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। अभी जो कल परसों जो धरना प्रदर्शन हुआ था, ये लोग, इस पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं, बीजेपी पार्टी के लोग, कि लोग शिक्षित हों, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी शिक्षित हो। क्योंकि शिक्षित हो जाएंगे तो फिर इनका सपोर्ट करेगा कौन। ये धर्म के नाम पर देश को बरगलाए हुए हैं, दंगा फसाद करवा रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। तो अगर इन लोग की समझदारी रहता तो ये जो बीपीएससी के तहत जो 1,70,000 जो वैकेंसी शिक्षकों की आई है, इनको समर्थन करना चाहिए था कि भाई नहीं, अच्छी चीज़ है, कंपटीशन से लोग आना चाहिए और इन लोग का समर्थन करने से इन लोग के फ़ायदा ही होता। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इन लोग का कुछ फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा तबके होता है या जो भी माँ बाप होता है, वो चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े, कुछ सीखे। आज क्या बिहार में शिक्षा की हालत हो गई है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो जा करके देख ले, लोग देखें वहाँ के बच्चों के। आज जो 2000 ईस्वी के आसपास जो बच्चे पढ़ करके वहाँ से निकले, और आज के बच्चे की क्या हालत है। क्योंकि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़े वाली बात भी हो जाती है। एक एक स्कूल में जो इतने शिक्षा मित्रों की
बहाली कर दी गई है वोट बैंक की राजनीति के कारण, कि क्या उन लोग पढ़ाएंगे बच्चों को, खाली आपस में बातचीत करने में रह जाते हैं, खिलाने पिलाने में ही रह जाते हैं। सच्चाई ये है कि जब कोई नॉलेज ही नहीं है तब पढ़ाएंगे कहाँ से। एक जो भी मुद्दा आ रहा है देश में, बहुत बेरोजगारी बड़े पैमाने पर व्याप्त है, उसके बाद बेरोजगारी है, महंगाई है। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2014 में घोषणा की थी कि जब भी मैं सत्ता में आऊँगा तो काला धन जो आएगा उससे मैं 15 लाख रुपये हर व्यक्ति के, हर नागरिक के अकाउंट में डालूंगा, वो भी नहीं डाले। तो ये सभी मुद्दा है। महंगाई अभी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। दूसरी चीज़, अभी जो बालासोर के पास जो रेल दुर्घटना हुआ है, भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसी दुर्घटना हुई है, और कहाँ लूपहोल हुआ नहीं हुआ उसमें मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन जब आसपास में जहाँ पे ये जिस रेलवे स्टेशन के पास जो दुर्घटना हुई थी, वहाँ पे अगर सामने मस्जिद नज़र आ गया तो इन लोग को लगा कि कोई मुस्लिम संप्रदाय या किसी ने इसको मतलब दुर्घटना करवाया जानबूझकर। तो सीबीआई इंक्वायरी बैठी, लेकिन फिर इनको मतलब फिर ये क्या किया कि कोई मुस्लिम जो वहाँ के इंजीनियर थे उनको भी गिरफ्तार किया। लेकिन अभी जो गिरफ्तार किए गए हैं वो किन्हीं से छिपा हुआ नहीं है, वो अधिकांश जो है वहाँ पे उनकी गलती से हुई है। वो अधिकांश जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं है, मुस्लिम संप्रदाय के नहीं है, ज़्यादातर जो है वो दूसरे संप्रदाय से है। तो इस तरह से बरगलाना या ये करना उचित नहीं है, क्योंकि ये मानवीय भूल के कारण हुई। मेरा कहना है कि अब जेन्युइन तरीके से किसी से भी आप इंक्वायरी बैठाइए, जो भी गलत उनको पकड़े, उनको सजा दे, लेकिन एक संप्रदाय के नाम पर ये इससे वोट बैंक की राजनीति नहीं होती है। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक कि उनको उड़ीसा में भी कुछ इनको लॉस होने की संभावना बढ़ रही है, वहाँ पे नवीन पटनायक की मजबूत स्थिति रहेगी, इसमें किसी से छिपी हुई बात नहीं है। क्योंकि एक जात या एक संप्रदाय से वोट बैंक की राजनीति नहीं होती है। उस सब संप्रदाय को लेकर के चलना पड़ता है, सब जाति को लेकर के चलना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो बहुत ऊपर जाता है वो बहुत जेन्युइन तरीके से रहता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब देश में निर्वाचन समाप्त हो जाता है, निर्वाचन के समय में तो बहुत हर चीज़ सस्ता हो जाता है, और जैसे ही निर्वाचन ख़त्म होता है वो महंगा हर सामान, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे जो भी खाद्यान्न वस्तु। अभी देखिए कि देश में किस तरह से महंगाई फिर चरम सीमा पर पहुंच गई है। जैसे ही इलेक्शन आने लगेगा हर चीज़ सस्ता हो जाएगा। इसके पहले भी देखा कि जब जब राज्यों में इलेक्शन होती है हर चीज़ सस्ता हो जाता है। जैसे ही राज्य का जो इलेक्शन समाप्त होता है हर चीज़ महंगा हो जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें मुझे लग रहा है कि अब कांग्रेस की सरकार बनेगी, इनका प्रधानमंत्री बनेगी, और थर्ड फ्रंट के सहयोग से बनेगी, जो अभी बेंगलोर में भी वहाँ पे बैठक होने वाली है। वहाँ पे यही सब बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिक सौहार्द या राष्ट्रीय एकता, अखंडता की बात, संविधान की रक्षा की बात, यही सब बातें वहाँ पे उठेगी और उठनी भी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता की बात, यही यहाँ पर मुद्दे बनेंगे। तो इस पर एक शेर भी कहा गया है, बड़ा महंगा हर सामान का भाव हो जाता है जब हमारे देश में संपन्न चुनाव हो जाता है। हमारे देश में जो सामान का जो दाम बढ़ता है निर्वाचन को संपन्न होने के बाद ही होता है। उसके पहले सब जैसा ही आएगा, हर चीज़ सस्ता हो जाएगा। लोग, जनता को भी लगता है कि नहीं हर चीज़ सस्ता हो गया, सरकार हर चीज़ पर कंट्रोल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़ कि इस बार बालाकोट जैसे कोई घटना नहीं घटने जा रही है, जो उस तरह से जो घटनाएं घटी, जो सीआरपीएफ की तरह या जो भी, चूँकि जब निर्वाचन होता है तब सरहद पर, तो जब भी इस गवर्नमेंट की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो इलेक्शन के 1-2 महीना 3 महीना पहले से पहले माहौल बनाया जाता है सरहद पर, कि ताकि सुरक्षा के नाम पर भी इनको इतने 300 से ज़्यादा सीटें आई थी। तो इस बार मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि सेना पहले से ही अलर्ट है कि निर्वाचन के समय इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो जो खासकर घुसपैठियों की तरह, तो पहले से ही अलर्ट है सेना। इसका माकूल जवाब भी दे रही है और किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो इस पर भी एक शेर कहा गया है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। क्योंकि जब सीमा पर तनाव होता है तब चुनाव की बात होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि मिला जुला कर मणिपुर में भी कांग्रेस को फ़ायदा होने वाली है, क्योंकि अभी वहाँ जो जातीय हिंसा हो रही है उसमें भी सब लोग को पता है कि किस पार्टी ने क्या किया है, नहीं किया है। जो
मतई समुदाय के लिए जो एसटी का दर्जा देने की बात हो रही थी, जो अभी तक हिंसा वहाँ पे चल रहा है, तो इसका भी फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। बाकी स्टेट में जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है वहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक कांग्रेस को भी फ़ायदा मिलने वाली है, क्योंकि मणिपुर का जो घटना है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट को प्रभावित करेगा, असम को छोड़ करके। तो एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अगर मान लिया जाए कि फिर एक बार बोल देता हूँ कि अगर मान लिया जाए कि अगर ओबीसी कम्युनिटी को अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस घोषित करती है या दलित को घोषित करती है, तो इनको भी 300 से ज़्यादा सीट आने की संभावना है, क्योंकि लोहा लोहे को ही काटता है। मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह से बीजेपी ने अगर ओबीसी समुदाय को प्रधानमंत्री घोषित करके लगातार 2 बार से सत्ता में कायम है, उसी तरह से अगर ये कांग्रेस अगर ऐसा करती है तो मुझे लग रहा है कि ये कम से कम 20-25 साल तक राज कर सकती है, और कांग्रेस की पार्टी की जो सरकार 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें सरकार बनने की संभावना है। थैंक यू।